एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि नदी जल विवाद को बताइए। भाई एग्जामिनर ये तो नहीं पूछ रहा है कि संघ राज्य के बीच विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, ऐसे एग्जामिनर तो सवाल कॉन्सेप्ट के रूप में पूछ रहा है। स्वायत्ता, क्षेत्रवाद, संघ का विषय दर्शन है, प्रशासन नहीं है। लैंग्वेज आप देखिए, जिनको पीटी नहीं देना हो, कभी प्रश्न आप ध्यान से देखा कि नहीं संघवाद का? जिनको पीटी नहीं देना है, मेंस का सवाल आप देख रहे हैं कि नहीं? संघवाद टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद एक बार सवाल देखे, हो सकता है एक बार समझ में आए, 2 बार ना आए, तीसरे बार चौथी बार आएगा, लेकिन उसे पता चलेगा पढ़ना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी पेपर आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अच्छा, फिर देख लीजिएगा, जैसे कि जीएस का भी देख लीजिए, पोल साइंस का भी, इससे दोनों को तरफ को मिल जाने चाहिए। जीएस में एक बार नदी जल विवाद के मामले में सवाल पूछा गया है, लेकिन कैसे पूछा गया है ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हम नदी जल विवाद को मामले को लेंगे या संघवाद किसी विषय को लेंगे, तो नदी जल विवाद का मामला है या संघीय शासन का मामला है? इंट्रोडक्शन कहाँ से आएगा? संघीय शासन से। ये लिखने का तरीका होता है। लिखने का तरीका कैसे है? जैसे कहते हैं भूमिका लिखने की बात करिए, जितने संघ के मुद्दे हैं, अब समस्या कहाँ आती है? अगर आप नदी जल विवाद को पढ़ा हुआ है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल 262 262, अब उनका ध्यान 262 पे जा रहा है। अरे भाई 262 तो इसकी एक हड्डी पसली मात्र है, 262 की फिलॉसफी क्या है? अब देखिए कैसे चीज़ों को शुरू करते हैं। कैसे चीज़ों को शुरू करेंगे कि संघीय शासन का मूल आधार शक्ति का विभाजन है। शक्ति के विभाजन को हल करने के लिए, शक्ति का विभाजन जहाँ होगा वहाँ विवाद होगा, विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय है। संघीय वादों को कौन हल करता है? उच्चतम न्यायालय। लेकिन कुछ विवाद इसके अपवाद हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के फैक्ट बता दें। अच्छा, संघीय विवादों को उच्चतम न्यायालय हल करता है नहीं हल करता है? कौन से ऐसे संघीय विवाद हैं जो उनको उच्चतम न्यायालय हल नहीं करता? ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम का फैक्ट है। कौन से ऐसे संघीय विवाद हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय हल नहीं करता? ठीक बात है। तो आपको फिर याद दिला दें। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपका तरीका होना चाहिए। मेंस का इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे ऐसे कौन से विवाद हैं जो संघीय हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय उनका समाधान नहीं कर सकता? वित्त आयोग को दिए गए मामले, संघ राज्य के बीच वित्तीय समायोजन का विषय, 1900 यानी 26 जनवरी 1950 से पहले किए गए संधि समझौते जो राज्यों के साथ हैं, नदी जल विवाद, ये संघीय मामले ऐसे हैं जिनका उच्चतम न्यायालय के सामने आरंभिक अधिकारिता में मामला नहीं जाता, क्योंकि इसके लिए हमने और वैकल्पिक तरीके अपना रखे हैं। इसी में आर्टिकल 262 है। इसलिए अब आप देखेंगे पढ़ने का तरीका क्या है, आपको 262 की बात नहीं आनी चाहिए, संघ की फिलॉसफी की बात आनी चाहिए। एक खास बात है, अब अगर 262 की बात कर रहे हैं, कैसे हम विश्लेषण करते हैं, कैसे हम चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी सरल विषय है भाई। थियरी, फिलॉसफी, जहाँ थियरी है, थिंकर है, वो थोड़ा टेक्निकल होता है। ये सरल विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चे लिखने में यहाँ करते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि वही आर्टिकल रटा हुआ है, और जहाँ आया, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि वही लक्ष्मीकांत पढ़ा रखा है, सोचे वही पॉलिटी हो गई, तो वो ऐसे आप नहीं लिखेंगे। अब 262 आप पढ़ेंगे तो कैसे? अनुच्छेद 262 पढ़ने से पहले आपको संघ की फिलॉसफी याद होनी चाहिए। गवर्नर पढ़ने से पहले यही तो तरीका लिखने का। दूसरी बात, हमारे संविधान में एक तरफ अनुच्छेद 3 है, दूसरी तरफ 262 है। कंपैरिजन करके देखिए। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद को शक्ति है कि वो किसी राज्य के भूभाग में कमी कर देगी, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना देगी, राज्य के नाम में परिवर्तन कर देगी। यानी भौगोलिक विवाद को हल करने की पूरी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी 2 राज्यों के बीच, असम मेघालय के बीच कोई भूभाग का झगड़ा हो जाए तो वो हल करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को तो नहीं दी गई, हल करने के पास संसद की शक्ति है। तो संसद किसी भूभाग को आगे पीछे कर देगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 2 राज्य आपस में टकरा रहे हैं तो क्या होगा? अगर 2 राज्य आपस में टकरा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? वो उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय एक बाउंड्री कमीशन बनाएगा। भाई उच्चतम न्यायालय तो आके जब हल नहीं करेगा झगड़ा, उच्चतम न्यायालय बाउंड्री कमीशन बनाएगा। वो बाउंड्री कमीशन विवाद को हल करने का प्रयास करेगा कि मेघालय असम के बीच में सीमा कैसे खींची जाए। इस बात को दोनों राज्यों को मानना पड़ेगा।
तो जमीन का झगड़ा अगर हो जाए तो इस तरीके से हल होता है। नदी झगड़े को हल करने का मामला उच्चतम न्यायालय को नहीं दिया गया। तो उच्चतम बात को और टेक्निकल रूप में कहें, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या है? संघीय विवादों को हल करना। संघीय विवाद कौन है? संघ राज्य के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्य का विवाद संघ के विवाद। जैसे मिनरल्स का मामला है, मिनरल्स के मामले में एक तरफ अनेक राज्य हैं, दूसरी तरफ संघ है। मिनरल्स का विवाद, तो संघ राज्य के बीच में जो मिनरल्स का विवाद है, ये सब कौन सा विवाद है? संघी। अनुच्छेद 131 में संघ की आरंभिक अधिकारिता है कि संघ राज्य के बीच विवाद कौन हल करेगा? उच्चतम न्यायालय। लेकिन 262 131 का अपवाद है। अगर मैं टेक्निकल इस बात को हम कहें, भाई अनुच्छेद 131 में संघीय विवाद कौन हल करेगा? तो कर्नाटक और केरल के बीच में, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद क्या होगा? संघीय विवाद ही होगा। भाई दो राज्य के बीच का झगड़ा संघीय झगड़ा, अनेक राज्य संघ के बीच का झगड़ा संघीय झगड़ा, अनेक राज्य एक तरफ और संघ एक तरफ, ये विवाद संघीय झगड़ा, ये सब सारे संघीय झगड़े होती है। लेकिन इन संघीय विवादों का समाधान कौन करेगा? 262 में क्या कर दिया गया? इसे उच्चतम न्यायालय को नहीं दिया गया। उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं दिया गया? उसके बड़े सारे कारण हैं, ये संविधान में लिखा गया। लेकिन आपको हर जगह ये सवाल उठाना चाहिए, क्यों नहीं दिया गया, क्यों 262 है? आप 262 को रटे जा रहे हैं, इसका मतलब फिर आपकी प्रवृत्ति रटने वाली है। तो भाई नदी जल विवाद क्यों नहीं दिया गया? उच्चतम न्यायालय के पास पहले से तमाम मामले हैं। दूसरा, नदी जल विवाद वैधानिक मामला है या टेक्निकल पॉलिटिकल मामला है? भाई कितना बाल्टी पानी आप लीजिए, आपका पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया। कई बार नहर से खेत भरने में झगड़े होते हैं लोगों से के बीच में, लेकिन गांव वाले आपस में सेटल कर लेते हैं। तो ये सब पानी का विवाद है। भाई 4 बाल्टी आपने लिया, 2 बाल्टी पड़ोसी ने लिया, तो इसमें न्यायालय को फंसाने की क्या आवश्यकता थी? तीसरी बात कि हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद हैं, जोनल काउंसिल हैं, तमाम ऐसे मैकेनिज्म है जहाँ झगड़े को हल कर लिया जाए। क्योंकि नदी जल विवाद का मूल कारण क्या है? राजनीतिक। इसलिए 262 का निर्माण किया गया। तो अब भूमिका लिखते समय इन सारी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 262 में लिखा क्या गया। अनुच्छेद 262 में अगर लिखने की बात देखें तो इसमें लिखा क्या गया कि राज्यों के बीच जल विवाद को हल करने के लिए संसद एक पृथक अधिकरण का निर्माण करेगी। यानी राज्यों के बीच जल विवाद को हल करने के लिए, राज्यों के बीच जल के साझे के लिए संसद के द्वारा एक पृथक अधिकरण का निर्माण किया जाएगा। और संसद विधि के द्वारा यह भी प्रावधान करेगी कि अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा जा सके। 262 में बात कह दी गई है कि 262 में क्या लिखा गया है कि संसद के द्वारा नदी जल विवाद को हल करने के लिए, जल के प्रबंध को करने के लिए संसद विधि का निर्माण करेगी। और संसद इसी विधि के साथ, यानी 262 में न तो विवाद हल करने कोई मैकेनिज्म है, बल्कि ये अधिकार सीधे किसको दे दिया गया है? संसद को। संसद विधि का निर्माण करेगी और संसद विधि के द्वारा ये भी सुनिश्चित कर देगी कि नदी जल विवाद न्यायालय के अधिकारिता के दायरे में नहीं आएंगे। तो 262 ने उसका आधार रख दिया है। अब 262 किसी आधार पे फिर संसद ने क्या बनाया? 1956 का अधिनियम। इसी आधार पर संसद ने क्या बनाया? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और रिवर बोर्ड एक्ट, 2 एक्ट संसद ने बनाया। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और दूसरा बनाया गया रिवर बोर्ड एक्ट, नदी दून या नदी घाटी अधिनियम। नदी दून या नदी घाटी अधिनियम 1956। तो संसद ने 2 अधिनियम बनाया। आज तक हमारे यहाँ रिवर बोर्ड बन ही नहीं पाया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, रिवर बोर्ड तो बन ही नहीं पाया।
और इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट बना 56 में, तो सवाल है 56 में ही क्यों बना ये? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भी कहानी पता चलती है कि जैसे ही छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ वैसे ही संघ के बीच झगड़े उत्पन्न होने शुरू हो गए। इसलिए भी कुल उच्चतम न्यायालय में कर्नाटका उच्चतम न्यायालय में फिर गया था। उच्चतम न्यायालय को वाले बात कहनी पड़ी कि भाई ये कंपटीशन नहीं हो रहा है, संघ राज्य आपस में इस तरीके कंपटीशन न करें, कॉन्टेस्ट न करें कि हर बात को लेकर उच्चतम न्यायालय में आप चले आ रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े को लेकर अभी कर्नाटका ने क्या कहा, ये हमें ड्राउट रिलीफ फंड यानी सूखा राहत कोष केंद्र सरकार में नहीं दे रहा है। तो सारे झगड़े पॉलिटिकल होते हैं। इसलिए एक्ट तो बन गया, एक्ट बनने के बाद भी नदी जल का झगड़ा हल नहीं हो पाया। अब एक्ट में क्या लिखा गया? एक्ट का प्रावधान यह है कि मान लीजिए कभी कोई नदी जल विवाद होता है तो नदी जल विवाद हल करने के लिए संसद एक अधिकरण का निर्माण करेगी। अधिकरण का प्रावधान कहाँ बनाया गया? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में। अब इसमें विवाद का प्रावधान किया कैसे गया? तो पहले लिख दिया गया कि अगर कोई नदी जल विवाद होगा तो संबंधित राज्यों के द्वारा अनुरोध किया जाएगा। यानी अधिकरण का निर्माण कौन करेगा? संघ सरकार। अधिकरण का गठन कौन करेगा? संघ सरकार करेगी। अधिकरण कितने होंगे? जितने विवाद होंगे। जितने विवाद उतने अधिकरण। अधिकरण गठन कौन करेगा? संघ सरकार। गठन संघ सरकार कैसे करेगी? राज्यों के अनुरोध पर। राज्यों के अनुरोध पर ही संघ सरकार के द्वारा अधिकरण गठन किया जाएगा कि राज्यों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तभी अधिकरण का निर्माण होगा। और कितने अधिकरण? जैसे पंजाब का ये सब पंजाब सतलज यमुना कैनाल लिंक अलग विवाद है, कावेरी अलग विवाद है। तो हमारे यहाँ अगर 11 विवाद हैं तो 11 अधिकरण का गठन किया जाएगा। विवाद अगर 11 है तो अधिकरण 11 बनेंगे। हर बार संबंधित राज्यों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब सवाल है, अधिकरण बन गया, राज्य रिक्वेस्ट करेंगे, संघ फिर बनाएगा, जितने विवाद उतने अधिकरण। तो अधिकरण का मतलब है कि भाई सीधी सी बात है, नदी जल विवाद है, संघी विवाद है, तो अधिकरण का चेयरपर्सन उच्चतम न्यायालय का जज ही होगा। यानी उच्चतम न्यायालय का जज का मतलब है कि सिटिंग जज हो जरूरी नहीं है, वो रिटायर्ड जज होगा या उच्चतम न्यायालय के जज की योग्यता वाला व्यक्ति होगा। तो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस हो रिटायर्ड हो वो भी हो सकता है, क्योंकि वो एलिजिबल होता है उच्चतम न्यायालय के जज बनने के लिए। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप में अधिकरण गठन किया जाएगा, जितने विवाद होंगे उतने अधिकरण होंगे। और ये अधिकरण कितने समय में हल होगा? 3 वर्ष में निर्णय आएगा। अगर निर्णय से कोई असंतुष्ट हुआ तो 2 वर्ष विस्तार किया जाएगा, कार्यकाल का विस्तार किया जाएगा। अगर 3 साल में निर्णय ना पाए 2 वर्ष कार्यकाल का विस्तार किया जाएगा। 2 वर्ष कार्यकाल के विस्तार के बाद अगर फिर किसी को प्रॉब्लम है तो कहेगा फिर से विचार करो, पुनर्विचार याचिका दायर कर देगा। और अगर अधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया, अगर 5 साल इधर हो गया, फिर हमने कहा फिर से विचार करो, मैं सहमत नहीं हूं, फिर से विचार किया तो 8 साल हो गया। 8 साल के बाद जब इन्होंने निर्णय दिया तो निर्णय को नोटिफाई नहीं किया गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, हमारे यहाँ कोई भी कानून तब लागू होता है, कोई सरकार का निर्णय तब मान्य होगा जब उसे अधिसूचित कर दिया जाए भारतीय संघ सरकार के गजट में। अब देखेंगे अधिकरण का निर्माण हो गया, 10 साल लगे, कावेरी जल विवाद को हल करने में 20 साल लग गए। तो ये बताइए, इससे अच्छा तो इससे जल्दी उच्चतम न्यायालय हल कर देता मामला। ऐसा कौन सा विवाद था जो 20 साल लग गया? और 20 साल लगे उसके बाद जब अधिकरण ने निर्णय दिया तो उसको अधिसूचित किया ही नहीं गया। संघ सरकार ने जान के जब दबा लिया उसको, गठबंधन की सरकार थी, अब कौन किसको नाराज करे, तो राष्ट्रपति ने उसकी अधिसूचना दी ही नहीं। इसका मतलब है अधिकरण ने इन विवादों को हल करने में कुल मिला के विफलता जाहिर कर दी। और जब अधिकरण ने निर्णय दे भी दिया तो विवाद में शामिल पक्षों ने मानने से इनकार कर दिया। अब अधिकरण ने निर्णय दे ही दिया तो लागू कैसे कराया जाए? अब संयोग की बात है, लागू कराने के लिए लोग उच्चतम न्यायालय भागने लगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अधिकरण के निर्णय को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय भागने लगे। तो 262 में यही तो कहा गया था कि मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएगा,
संसद ने ये प्रावधान कर भी दिया कि अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय कई आधार पर अधिकरण के निर्णय को इंटरटेनमेंट कर ले रहा है। 262 एक तरफ उच्चतम न्यायालय से पूछा गया, भाई 262 में लिखा गया है कि अधिकरण के निर्णय उच्चतम न्यायालय में नहीं जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा हमारे पास तो 131 है। उच्चतम न्यायालय ने कहा हमारे पास एक एक हथियार है, एक एक तलवार है। तो हमने कहा जरा दिखाओ कौन से तुम्हारे पास तलवार है। तो उच्चतम न्यायालय हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उच्चतम न्यायालय का चिंता मत करिए, हम किसी भी मामले को ले सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय से पूछा गया क्यों 131 में? अरे उनका 131 में थोड़े लेंगे, आरंभिक अधिकारिता में नहीं लेंगे, क्योंकि नतीजे वाली बात आरंभिक अधिकारिता में नहीं आएंगे। हाँ तो हमने मान लिया, लेकिन हमारे पास आरंभिक अधिकारिता के पास तमाम ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र कहाँ है? उच्चतम न्यायालय ने कहा हमारे पास अनुच्छेद 136 है, हमारे पास अनुच्छेद 142 है, और हमारे पास उसके अलावा भी हम किसी पार्टी को बुला सकते हैं। और अब हम उच्चतम न्यायालय आगे आपको बता देंगे अनुच्छेद 136 में क्या लिखा गया है। बीसीएस इजाजत से अपील, अनुच्छेद 136 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय का विवेकाधीन शक्ति है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय के खिलाफ कोई भी निर्णय आए, किसी भी अधिकरण के निर्णय के खिलाफ, वह मामला अपने पास मंगा सकता है, उस पर निर्णय दे सकता है। ये आर्टिकल 136 में बात लिखी गई है। ये स्पेशल लीव पिटीशन है। यहाँ लीव का मतलब छुट्टी नहीं है, स्पेशल परमिशन है। एसएलपी का मतलब स्पेशल परमिशन ग्रांटेड। अब स्पेशल परमिशन ग्रांटेड यहाँ पे एसएलपी लाई गई, विशेष इजाजत से अपील दे दी गई 136 में। और 136 में अगर विशेष इजाजत से अपील दी गई, इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय बाकायदा ये मान रहा है कि वो किसी भी अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ अपील सुन लेगा। तो नदी जल विवाद का अधिकरण ही तो बनाया गया है। तो नदी जल अधिकरण का मतलब क्या है? एनजीटी। अधिकरण का मतलब क्या है? कैट। अधिकरण का मतलब क्या है? हमारे पास 50 अधिकरण है। किसी भी अधिकरण के निर्णय के खिलाफ अंतिम अपील कहाँ होगी? उच्चतम न्यायालय में। ये उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है 136। और 142 का तो प्रयोग आजकल उच्चतम न्यायालय एकदम से धनाधन कर रहा है। 142 में केवल इतनी बात लिखी गई है, उच्चतम न्यायालय वह कार्य करेगा जिससे न्याय पूरा किया जा सके। अब उच्चतम न्यायालय को कहीं भी दिख गया न्याय पूरा होना है तो निर्णय दे देगा। तमिलनाडु में जो कैदी बंद थे उनको रिहाई का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया। शराबबंदी का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया। 142 का प्रयोग अभी आपने देखा होगा महिलाओं के मामले में वेश्यावृत्ति आजीविका का अधिकार है, निर्णय किसने दे दिया? उच्चतम न्यायालय ने। तो उच्चतम न्यायालय इसके अंतर्गत कोई भी निर्णय दे देता है। इसीलिए कुल मिला के नदी जल को हल करने का पूरा मैकेनिज्म कोलैप्स हो गया। उच्चतम न्यायालय से इसको हटाया गया था, बाद में उच्चतम न्यायालय के सामने चला गया, यानी नदी जल विवाद हल ही नहीं हो पाया इतने मैकेनिज्म बनाने के बाद। लेकिन एग्जामिनर ने क्या पूछा, ये आप जरा प्रश्न आप सुनिए, तो आप फिर कहेंगे नदी जल विवाद हल नहीं हो पाया, इसका विकल्प क्या रखा जाए। आप तो ये पूछेंगे फिर विकल्प क्या है? तो विकल्प ये है कि अधिनियम में संशोधन कर दिया जाए। विकल्प ये है, आवश्यकता तो है कि रिवर लिंकिंग किया जाए। भारत में आप देखेंगे पर्यावरण की समस्या बड़ी गंभीर उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण की समस्या, जितनी जनसंख्या हमारे पास, अगर पर्यावरण असंतुलित हुआ तो तबाही मच जाएगी और आने वाली दुनिया में पानी के लिए तो बड़ी हाहाकार मचेगी। इसे हकीकत की बात है, पानी का कंजर्वेशन की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका में तो पानी के लिए लोग 35 लीटर से ज़्यादा एक दिन में किसी को पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी की राशनिंग हो रही है, ठीक वैसे जैसे दूध दही की होती है। 35। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पानी का जबरदस्त उपयोग हो रहा है, तो पानी के लिए आपस में राज्य लड़ रहे हैं और सारा पानी कहाँ चला जा रहा है? समुद्र में। और पानी का, बरसात का पानी हमारे इतना ज़बरदस्त होता है, उसको रोकने कोई इंतजाम ही नहीं है। कोई भी राज्य 10-5 रुपए वाला इंतजाम कर पाया, बैराज नहीं बना पाया, बांध नहीं बना पाया, वाटर कंजर्वेशन की सुविधा नहीं बना पाया। नहीं तो सोच के देखिए, हर जगह तालाब थे वो सब कब्जा कर दिया लोगों ने, उसका मामला अलग चला गया। तो राज्यों ने वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया है, पानी के बंटवारे पर ध्यान दिया है। पानी होगा तब तो बांटेंगे। इसका मतलब विकल्प क्या किया जाए? विकल्प पहला है अधिनियम में संशोधन कर दिया जाए। विकल्प क्या है? संरचना में ही बदलाव कर दिया जाए। इसलिए प्रश्न क्या पूछा एग्जामिनर ने कि नदी जल विवाद को हल करने की संरचना और प्रक्रिया, एक में विसंगति है, दोनों में विसंगति है, आप समाधान बताइए। उसने क्या पूछा? अधिनियम को पूछा
शब्द को देखिए, नदी जल विवाद को हल करने की संरचना क्या है और प्रक्रिया क्या है, इसमें परिवर्तन का क्या सुझाव देंगे? संरचना में समस्या है, प्रक्रिया में समस्या है, दोनों में समस्या है। संरचना का मतलब क्या समझा आपने? प्रश्न आपने देखा, इसलिए कहते एक बार अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, 10-20 बार पढ़ के फिर प्रश्न देखना शुरू करिए, तब आप समझ पाएंगे कि प्रश्न का नेचर कैसा है। जहां प्रश्न खत्म करते हैं, जहां आपका टॉपिक खत्म होता है, वहां से एग्जामिनर का ध्यान बढ़ता है कि भाई इतना आपने पूरा जानकारी ले ली, तो आप उसको अप्लीकेशन कैसे कर पा रहे हो। हमें इस बात से मतलब नहीं आपने क्या पढ़ा है, हमें इस बात से मतलब है कि झगड़ा है, आप हल कैसे करोगे। इसे हमारे एग्जाम में हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनर का ध्यान होता है। तो प्रश्न का मतलब आपने क्या समझा? इतनी बात बताने से नदी जल झगड़ा हल कैसे होगा? नदी जल विवाद को हल करने की संरचना क्या है, प्रक्रिया क्या है, एक में खामी है, दोनों में खामी है, या दोनों सही है? क्या संरचना है, क्या प्रक्रिया है? देखिए आपको एग्जाम्पल बता दें, जो संरचना प्रक्रिया, संरचना शब्द का प्रयोग ही सोशियोलॉजिस्ट ने करना शुरू किया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने करना शुरू किया। संरचना का मतलब है आपका शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना है। मकान किससे मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बना है। तो संरचना का मतलब होता है किसी व्यवस्था को बनाने की मूल इकाई क्या है, वह किन मूल तत्वों से मिलकर बना है, वो इसका स्ट्रक्चर है। वह किन मूल तत्वों से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर है। और आप याद रखिए, इसलिए भवन एक स्ट्रक्चर है, हमारा शरीर की स्ट्रक्चर है, हमारा शरीर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये मैटेरियल स्ट्रक्चर है। समाज का भी स्ट्रक्चर है, जाति। समाज शास्त्र किस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं? जाति, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सोशियोलॉजी का विषय है। इसलिए आप याद रखिए, हम जाति का विषय, जाति, नातेदारी, रिश्तेदारी, जातित्व का बात हम तो पढ़ भी लेते हैं, नातेदारी रिश्तेदारी तो हम कर लेते हैं, इसको पढ़ना क्या है। हम चुनाव पावर की बात पढ़े हैं, नातेदारी, इसे सोशियोलॉजिस्ट आप देखेंगे कुछ नहीं कर पाता। शुरू से किस बात को पढ़ रहा है? नातेदारी, रिश्तेदारी। नातेदारी रिश्तेदारी निभाना है या शक्ति लेना है? शक्ति लेना है भाई। नाते, और हकीकत की बात है, जिसके कोई नातेदारी नहीं है वही सबसे पावरफुल है। बहन जी, मोदी जी, योगी जी, जयललिता पहले थी, अब नहीं रही। और भी कुछ नाम आपको याद है? नवीन पटनायक, दीदी। सोशियोलॉजी फेल हो गई कि नहीं फेल हो गई? सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसे आप मतलब पॉलिटिक्स से तो कारगर कोई विषय है ही नहीं है। एक बड़े अच्छे टीचर थे, अभी भी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो कई बार कहते थे, पढ़ाते हिंदी हैं लेकिन कहा सर आपका विषय तो बड़ा जबरदस्त है। हम कहा सर यही तो आप क्लास में नहीं बोलते कि हमारा विषय जबरदस्त है। क्लास में तो आप हिंदी बोलते हो। कहीं मेरा तो मन करता है कि मैंने ये विषय क्यों नहीं पढ़ा। मेरा एक बैचमेट है प्रोफेसर हिस्ट्री का, कहा जीवन में एक बात का मुझे अफसोस रहेगा। मैंने क्या? मैंने सोचा कोई गड़बड़ हो गया फैमिली में। उनका मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं? अरे दोस्तों, चुनाव नहीं पढ़ा, पावर नहीं पढ़ा, बड़े बड़े लोगों की बातें नहीं की। बड़े बड़े लोगों की बात करते करते हो सकता है मोहनलाल यादव क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। लालू प्रसाद यादव मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। मोदी मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस। केजरीवाल इग्नू से कर रहे हैं डिप्लोमा। यार ये कमाल की बात आप करते हो यार। लेकिन फिर प्रश्न पर आ जाए, प्रश्न पर संरचना। तो अब सवाल है कि जैसे हमने संरचना एग्जाम्पल आपको बता दिया, तो नदी जल विवाद की संरचना क्या है? नदी जल विवाद की संरचना क्या है? नदी जल विवाद को हल करने की संरचना क्या है? अधिकरण है। और प्रक्रिया क्या है? रिक्वेस्ट करेंगे। तो संरचना में क्या खामी है, प्रक्रिया में क्या क्या खामी? थोड़ा सोच के देखिए। संरचना में खामी है, प्रक्रिया का मतलब पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फिर ये बनाएंगे, फिर 5 साल बैठेंगे, फिर ये काम करेंगे। प्रक्रिया में खामी, संरचना में, दोनों में। थोड़ी बात लिख लीजिए, थोड़ी बात लिख लीजिए, जिससे थोड़ा सा आपके नोट्स में किस तरीके से लिखा गया? संरचना प्रक्रिया के माध्यम से लिखा गया क्या? अच्छा, पढ़ा नहीं, सबसे अच्छे स्टूडेंट है मेरे दोस्त।
तो जरा कुछ लिख लीजिए। संघीय ढांचे में संघीय ढांचे में नदी जल विवाद, संघीय ढांचे में नदी जल विवाद, नदी जल विवाद राज्यों के बीच निरंतर चलने वाला विवाद है। नदी जल विवाद राज्यों के बीच निरंतर चलने वाला विवाद है। सातवीं सूची के अनुसार जल राज्य सूची का विषय है, लेकिन जल प्रबंध संघ सूची में शामिल है। लेकिन जल प्रबंध संघ सूची में शामिल है। नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम विफल रहा है। नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम विफल रहा है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, इस अधिनियम की संरचना में खामी विद्यमान है, क्योंकि नदी जल बंटवारा एक तकनीकी विषय है जिसे अधिकरण में न्यायाधीशों को सौंपने से पूर्व इंजीनियर से गठित होने वाले तकनीकी समिति को सौंपा जाना चाहिए। देखिए, संरचना में पहली खामी है। इसका मतलब है इसमें बड़ी समस्या है। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में कहा गया अधिकरण का गठन किया जाए। अब अधिकरण गठन किया जा रहा है, पहले इंजीनियर की कमेटी होनी चाहिए, पहले मामला उसको सौंपिए। अब वो हल न कर पाए तब तो अधिकरण को दीजिए। इसमें न्यायपालिका जैसा कोई विषय ही नहीं है। लेकिन अब ये विवाद का विषय हो सकता है कि इंजीनियर की समिति अगर मामला हल कर देती तो हमारी अंतर्राज्यीय परिषद है, जोनल काउंसिल है, उसी के द्वारा मामला हल हो जाता। लेकिन संरचना में पहली खामी ये है। दूसरी संरचना में खामी क्या है, एक बात याद रखिए, अगर आपको पानी रोज बॉटल से मंगाना पड़ रहा है तो पानी बॉटल से मंगाएंगे, कोई फिल्टर उल्टर लगा लेंगे? भाई एक अजीब सी बात नहीं है। प्रबंध की सबसे खराब लक्षण क्या है? जब आग लगे तब कुआं खोदो। ये प्रबंध का सबसे खराब लक्षण है। आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे या कुआं पहले से खोद लेंगे? भाई जब हमेशा विवाद होना ही होना है तो अधिकरण फिलहाल क्या है, अस्थायी है। एक अधिकरण आएगा, विवाद हल करेगा, विवाद हल करने के बाद खत्म हो जाएगा। अस्थायी है। अस्थायी अधिकरण चाहिए, स्थायी चाहिए? अरे भाई जो रोज ही रोज हो रहा है, स्थायी अधिकरण बना लीजिए, आवश्यकता के हिसाब से बेंच बढ़ा लीजिए। आप 11 अधिकरण समानांतर रूप में काम कर रहे हैं। इनकी समस्या यह है कि जब तक एक अधिकरण बन जाता है, जब तक फैसला देगा नहीं वो जज हटेगा नहीं। तो जज भी आराम सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद अच्छा जॉब मिला हुआ है, तो मामला जितने देरी में हल हो जज के लिए उतनी अच्छी बात है। पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, जज के लिए मौजा है। इसीलिए जरा सोच के देखिए, उच्चतम न्यायालय एडहॉक है या स्थायी है? उच्चतम न्यायालय तदर्थ है, स्थायी है? स्थायी है। इसे भी तो स्थायी होना चाहिए, लेकिन ये स्थायी नहीं है। ये स्थायी नहीं है। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए।
इंजीनियर वाले क्लियर होने का मतलब क्या है? एक समिति होगी, इसमें केवल इंजीनियर होंगे, विवाद होगा उसको दे दिया जाएगा, समिति हल कर देगी, इंजीनियर से बनी समिति, और उसमें इंजीनियर होंगे, चीफ इंजीनियर। भाई श्री कर्नाटक और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच का विवाद है, तो उसमें कर्नाटक का चीफ इंजीनियर, तमिलनाडु का चीफ इंजीनियर, ये दोनों मिलेंगे और दोनों विवाद हल कर देंगे, बात खत्म हो गई। और किसका विवाद आप समझ रहे हैं? अच्छा, आपका सवाल है कि इंजीनियर जल बंटवारे के बाद कैसे सॉल्व करेंगे? आप बताओ, कोई इंजीनियर है इस क्लास में? इंजीनियर तुम हो ना, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, जरा उसको जवाब दो तो। अरे भाई, जल बंटवारे, कभी डैम आपने देखा इतना क्यूसेक वाटर? अच्छा, कोई डेंजर लाइन होती कि नहीं? आपका सवाल तो ऐसा है, एक बार एक ऐसे कोई भी अनाड़ी आदमी बन गया इंजीनियर, बाढ़ आ गई, उसको इन्फॉर्मेशन दे, सर बाढ़ आ गई है, नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। क्या चिंता क्यों करते हो, खतरे के निशान और ऊपर कर दो। अरे मेरे बच्चे, क्यूसेक वाटर पानी होता है, वाटर को मेजर किया जाता है, नदी में कितना पानी है मेजरमेंट करने का दायित्व किसका? इंजीनियर का। अभी इंजीनियर खड़ा कर दो, ये पूरा मकान का, अगर सिविल इंजीनियर होगा बता देगा मकान में कितनी ईंट है, कितनी कॉस्ट है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई है। इंजीनियर काम है। नदी में पानी स्टोर कितना है वो देख के बता देगा। इसलिए कभी डैम में आप जाइए, नंबर लिखा होता है 156 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, वो पूरा लगा के उसे कैलकुलेट करके बता देगा पानी स्टोरेज कितना है। स्टोरेज कितना है, कितना बांटोगे? आधा बांटोगे। भाई वो पानी का बंटवारा कैसे होता है? जितना नदी उतना पानी, जितना किसी राज्य में नदी का प्रवाह है उतना पानी का हिस्सा है, बंटवारा होता है। तो इंजीनियर ही कैलकुलेट करेगा। ये जज क्या कैलकुलेट? इसमें कौन आईपीसी सीआरपीसी लगा हुआ है यार? बात स्पष्ट हो गई? एक बात याद रखना, अधिकरण में न्यायाधीश है तो न्यायालय से अलग कैसे हुआ? आगे उत्तर मिल जाएगा, अधिकरण में बता दूंगा। लेकिन न्यायालय काम हर मामला हल करना है। न्यायालय के सामने बाबा रामदेव भी आएंगे, आप भी जा सकती हैं। पानी का अधिकरण केवल इसीलिए बना है, पानी के लिए बना है पहला। और न्यायालय अवमानना के आरोप में किसी को दंडित कर सकता है, अधिकरण नहीं कर सकता। अधिकरण कुल मिला के एक अर्धन्यायिक संस्था है, क्योंकि कुल मिला के रिटायर्ड जज जिसमें होते हैं, है तो उनको न्यायपालिका, आधी न्यायपालिका की शक्ति, आधी प्रशासन की शक्ति है उनको। ये अर्धन्यायिक संस्था होती है। इसलिए अधिकरण विशेषज्ञ होते हैं, न्यायपालिका हर मामले को देखती है। न्यायपालिका में बहुत प्रक्रिया का बहुत ध्यान होता है, एविडेंस एक्ट, न्यायपालिका प्रोसीजर से चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अधिकरण में, हमें प्रक्रिया से मतलब नहीं, हमें मामले को हल करने से मतलब है। तो अधिकरण, और ये हम आगे पढ़ेंगे भी अधिकरण कैसे है। नहीं नहीं, कमाल की बात करती है। इंजीनियर जज को एक साथ बैठा हुई, या तो दोनों भाग जाएंगे। कमाल की बात कर रही हो। अरे गधे को गधे के साथ बैठाते हैं, घोड़े घोड़े के साथ। गधे की टांग घोड़ा नहीं खुजलाएगा, घोड़ा घोड़े की टांग खुजलाएगा, गधा गधे की टांग खुजलाएगा। और तुम करो इंजीनियर जज एक साथ बैठ जाए, कैसे विचार दे रही हो? इतना इनोवेटिव आइडिया कैसे आ रहा है? नहीं, इंजीनियर कमेटी बनेगी, अलग बनेगी, जज अलग तरीके से काम करेंगे। अरे माई लॉर्ड है, माई लॉर्ड के सामने किसी को बैठा दोगी, ठास से भगा देगा। यही सब इनोवेटिव आइडिया नहीं आना चाहिए। जो काम की बातें हैं वो याद ही नहीं, जब मैं पूछता हूँ काम की बात, चुप। उसके बाद दिमाग खुलना शुरू होता है, ओ ये आइडिया, ये आइडिया, ये आइडिया। यही थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है पढ़ने में। हाँ बताओ, और पूछ लो, और पूछ लो, पूछ लो पूछ लो मेरे बच्चे तो नहीं, न्यायपालिका वाला काम थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, इंजीनियर का तरीका अलग है। क्या लिखा आपने? निर्णय बाध्यकारी है मेरे बच्चे, लेकिन वो मानता नहीं, मानता नहीं। अब कहोगे इसके बाद फिर क्या किया जाए, ये भी सवाल आपके दिमाग में आएगा। अरे अधिकरण का निर्णय स्वाभाविक रूप में कहा गया कि भाई दोनों पक्ष मानेंगे, बाध्यकारी होगा। सरकारी कमीशन ने कहा कि इसको क्रियान्वित किया जाए। अब सवाल है, दो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में चुनाव होने वाला था, पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला, जो रिकॉर्ड 92 ईयर्स की एज में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, के करुणानिधि और सुरजीत सिंह बरनाला, सॉरी सिमरजीत सिंह, हाँ सुरजीत सिंह बरनाला, ये लोग तो 90 ईयर्स की एज में मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे थे।
और हुआ क्या, पंजाब में चुनाव होने वाला था। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि अब हम जो पंजाब का जब बंटवारा हुआ था, पंजाब नदी के मामले में संपन्न है, 5 नदियां पंजाब को मिली, हरियाणा बड़ा गरीब है नदी के मामले में, एक ही मिली यमुना। तो समझौता किया गया था सतलज का पानी यमुना को दिया जाएगा। अब सतलज का पानी यमुना कैसे दिया जाएगा, उसके लिए कैनाल बनेगी। अब कैनाल या नहर बनेगी, पंजाब अपनी तरफ बनाएगा, हरियाणा अपनी तरफ बनाएगा। पंजाब ने नहर खोद लिया, हरियाणा ने जैसे निर्णय हुआ हरियाणा नहर खोद के बैठ गया। पंजाब ने आज तक नहर नहीं खोदा, 66 से लेकर आज तक नहीं खोदा, और जो कुछ खोदा था वो भी पाटने लगा। अब जरा सोच के देखिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने गरजा, उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रकाश सिंह बादल तुम बादल हो, अभी मैं बरस जाऊंगा। स्टॉप किया, मतलब इसको कहा सख्त निर्देश देकर उसको रोको। अगर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आप जेल में जाएंगे। और जेल में जाकर मुख्यमंत्री क्या होता है, भाइयों और बहनों, आम जनता के पानी के लिए मैं कहाँ गया, मैं जेल में क्यों हूं, दिल्ली की सेवा करने के लिए। वो सीधे पॉलिटिशियन, दिल्ली की सेवा करनी है, आम जनता की सेवा करनी है, तो देख रहे हो मुझे कहां पहुंचा दिया गया है, जेल में। इसलिए वोट किसके साथ होना चाहिए, यही पॉलिटिक्स है मेरे बच्चे। इसलिए लॉ अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। और संयोग की बात है, जब जज के सामने जाते हैं तो वहां भी कई लोग पॉलिटिक्स, कल जज ने यही तो कहा, हम पॉलिटिक्स से नहीं चलते, हमारे लॉ इंपॉर्टेंट है, हम लॉ देखते हैं, बाकी बाहर पॉलिटिक्स हो रही है। उसको जज रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स करना भी राइट है हमारा। क्यों बोलोगे, ऐसा अनोखा आइडिया क्यों आ रहा है मेरे बच्चे, अधिकरण को समिति क्यों बोलोगे बताओ। अरे विवाद को हल करने का संस्था है, अर्धन्यायिक संस्था है, तो उसे कमेटी तो कहीं बन सकती है मेरे बच्चे। कमेटी आप लोग बना सकते हो, कमेटी तो बच्चे बना सकते हैं। हॉस्टल में मेस चलने की कमेटी बना लिया हमने, पार्लियामेंट कमेटी बना लिया। जहां जज हो उसको कमेटी नहीं बोलते हैं, तो कमीशन बोलेंगे या अधिकरण बोलेंगे या न्यायपालिका बोलेंगे। हाँ लोग भाई, 2 राज्यों के बीच हो, 3 राज्यों के बीच हो, 4 के बीच हो, 2 राज्यों के बीच होगा तो एक बनेगा, 3 के बीच होगा तो एक बनेगा। जितने पक्ष विवाद के होंगे उससे मतलब नहीं है, विवाद होना चाहिए, उसमें 2 पक्ष है, 3 पक्ष है, हर के लिए एक अधिकरण बनेगा। बात फिर क्लियर कर दें, 3 पक्ष होने से अधिकरण 3 नहीं होगा। विवाद में कावेरी में 3 पक्ष है, तमिलनाडु है, कावेरी है, कर्नाटक है, अधिकरण 1 है। पूरे भारत में लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे लग रहा है ऐसे 9 से 11 के बीच में अधिकरण है इस समय जो काम कर रहे हैं। सब बेकार के शब्द हैं, लिख लो। आपको मैं बता दूं, कई बार बच्चे बिला वजह के एक कुछ बच्चे पता नहीं कहां से सिर्फ को, सर ये राजनीति और राजनीतिक में क्या अंतर होता है, मैं कहां से लाया ये सब शब्द। कमाल की बात है यार। अरे दोनों का अनुवाद एक है पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में अंतर पूछो तो किया जा सकता है, अब उसमें शब्द जाल पैदा कर रहे हो, ये सब चक्कर मत पढ़ो, पढ़ लो, यही सब खुराफात है, दिमाग खुराफात है। काम चीज पढ़ लो, काम चीज बहुत ज्यादा हमारे पास है। क्या लिखा आपने, अगला पॉइंट क्या लिखा आपने, हाँ दूसरा पॉइंट, संरचना में यह भी एक विसंगति है कि फिलहाल अधिकरण तदर्थ होते हैं, तदर्थ अंडरलाइन एडहॉक। संरचना में यह भी विसंगति, फिलहाल अधिकरण तदर्थ होते हैं। तदर्थ होते हैं इसलिए प्रत्येक विवाद के लिए अलग अधिकरण के गठन की आवश्यकता होती है। जबकि इन विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी अधिकरण का गठन होना चाहिए। एक स्थायी अधिकरण गठन होना चाहिए जिससे
जिससे विवादों को हल करने के लिए बार बार राज्यों को संघ से अनुरोध न करना पड़े। संघ से अनुरोध न करना पड़े। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि विवादों को हल करने के लिए बार बार संघ से अनुरोध न करना पड़े। इस मामले में भी बाकायदा अधिकरण गठन करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, यही सारे प्रस्ताव पर आप करंट अफेयर कैसे देखेंगे, ये सारा इस एक्ट में ये अमेंडमेंट के सुझाव हैं। बाकायदा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बाकायदा ये बिल संसद के सामने पड़ा हुआ है, आज तक पारित नहीं हो पाया। इसे संरचना में कमी है, प्रक्रिया में क्या कमी है, हेडिंग चेंज कर लीजिए। और एक बात और, संरचना में कमी आप लिख सकते हैं, अगला पॉइंट आप लिखिए, बल्कि लिखिए कि फिलहाल भारत में अभी भी रिवर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। रिवर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। अगले हेडिंग से प्रक्रिया में खामी। भाई जल बोर्ड बन जाएगा, अभी तो देखिए जल बोर्ड तो अभी एक एग्जांपल आपको बता देंगे, संघ सरकार ने अब रिवर, देखिए जल बोर्ड का अलग काम है, जहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि रिवर बोर्ड, तो रिवर बोर्ड का मतलब नदी बोर्ड जो है, मतलब कोई रिवर बोर्ड बना दिया तो सारी नदी का मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, डैम, और सबसे एक साथ होगा। संघ सरकार राज्य सरकार आपस में मिलकर करे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बन नहीं पा रहा है। ये तो भाई 2020 में पहली बार जल शक्ति मिशन मंत्रालय ने ऐसा किया। पहली बार उसने कह दिया कृष्णा रिवर के वाटर भी हम दिखा देंगे इस बात को। एक यद्यपि उसमें लोगों ने हल्ला किया कि नहीं संघ सरकार हस्तक्षेप कर रहा है। भाई दो राज्य 30 साल से भिड़े हुए हैं, कोई मामला हल नहीं हो पा रहा है, तो इसका उपाय क्या है, फिर संघ सरकार उसमें इनिशिएट करे। क्या लिखा आपने, प्रक्रिया में काम है। पहला पॉइंट, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए 30 वर्ष लग गए, क्योंकि वर्तमान अधिनियम के अनुसार जल विवादों के समाधान की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। वर्तमान अधिनियम के अनुसार जल विवादों के समाधान की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। 3 वर्ष में अधिकरण का निर्णय न आया, क्योंकि 3 वर्ष में अधिकरण का निर्णय न आया तो इसे 2 वर्षों का विस्तार दिया जाएगा। उसके बाद भी निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है। इसके बाद भी निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है। और निर्णय को अधिसूचित करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया गया। अब इसी को उल्टा कर दीजिए। अगर आपसे पूछा है समाधान क्या है, समाधान आप ले देंगे। समाधान का मतलब स्थायी अधिकरण होना चाहिए। समाधान का मतलब कि इंजीनियर कमेटी होनी चाहिए। समाधान का मतलब निश्चित समय सीमा होना चाहिए। अगर इसी को उल्टा कर देंगे समाधान आ जाएगा आपके पास। अब सवाल है कि मामला इतना ही नहीं, मामला कुल मिला के जाके न्यायपालिका में फंस गया। अगला हेडिंग लिख लीजिए, अधिकरण और उच्चतम न्यायालय। अधिकरण और उच्चतम न्यायालय, पहला पॉइंट, संवैधानिक योजना के अनुसार अधिकरणों को न्यायालय के दायरे से बचाना था, लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकरण के निर्णय न्यायालय में जाकर उलझ गए।
लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि अधिकरण के निर्णय न्यायालय में जाकर उलझ गए। पंजाब यमुना, पंजाब यमुना यानी पंजाब यमुना सतलज लिंक मामले में, यानी इसे कहते पंजाब हरियाणा सतलज लिंक मामले में, पंजाब हरियाणा यमुना सतलज लिंक, पंजाब हरियाणा यमुना सतलज लिंक मामले में पंजाब हरियाणा यमुना सतलज लिंक मामले में हरियाणा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। हरियाणा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की क्योंकि अधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया। क्योंकि अधिकरण के निर्णय को पंजाब ने लागू नहीं किया, जबकि कावेरी जल विवाद में अधिसूचना के लंबित होने के कारण याचिका दायर की गई। जबकि कावेरी जल विवाद में अधिसूचना के लंबित होने के कारण याचिका दायर की गई। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत से अपील के द्वारा, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत से अपील के द्वारा किसी भी अधिकरण के विरुद्ध निर्णय की, विशेष इजाजत से अपील के द्वारा किसी भी अधिकरण के विरुद्ध निर्णय के, किसी भी अधिकरण के विरुद्ध निर्णय की अपील सुन सकता है। किसी भी अधिकरण के विरुद्ध निर्णय की अपील सुन सकता है और उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण करने की एक विशेष शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण करने की एक विशेष शक्ति दी गई है। ब्रैकेट में आर्टिकल 142, उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण करने की एक विशेष शक्ति दी गई है। ब्रैकेट में आर्टिकल 142। न्यायपालिका में अलग से पढ़ना है तो न्यायपालिका में बात आगे बता देंगे। अब जो मुद्दा है फिर फिलहाल नवीन पहल क्या है, भविष्य के विकल्प क्या है, हेडिंग अंतिम हेडिंग लिख लीजिए, भविष्य के विकल्प। अंतर है भाई, अधिकरण निर्णय दे दिया तो अधिकरण के निर्णय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र में नोटिफाई करेगी, प्रकाशित करेगी कि अधिकरण ने निर्णय दे दिया। जैसे कोई लॉ बनता है, लॉ बनने से लागू नहीं होता, राष्ट्रपति साइन करता है उसके बाद वो नोटिफाई होता है। भारत सरकार गजट में आएगा तब तो पता चलेगा लॉ बन गया है। भाई आपने कह दिया, सरकार ने कह दिया लॉ बना लिया, आपने कहा हमें बताओ हमें लॉ कहाँ बना दिया, तो उसके लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है। इसे पढ़े लिखे आदमी को पता होना चाहिए कि लॉ बनाया या नहीं बना। लागू नहीं होगा, इसलिए जो अमेंडमेंट आया है उसमें यह कह दिया गया है कि निर्णय ऑटोमेटिक रूप में नोटिफाई हो जाएगा। जैसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नोटिफाई करने की आवश्यकता थोड़ी होती है, निर्णय तो निर्णय है, यहां नोटिफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसलिए प्रक्रिया संरचना दोनों में संशोधन करेंगे। तो फिर विकल्प, भविष्य के विकल्प क्या है, अंतिम हेडिंग लिख लीजिए, भविष्य के विकल्प। पॉइंट नंबर 1, 1956 के अधिनियम में संशोधन। और संशोधन क्या किया जाएगा, वही स्थायी अधिकरण बना दिया जाए, इंजीनियर कमेटी बना दिया जाए, यही तो संशोधन होगा, भविष्य के अधिनियम में संशोधन। दूसरा,
इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। 2021 में संघ सरकार के द्वारा एक नवीन पहल करते हुए, संघ सरकार का मतलब जल शक्ति मंत्रालय, नवीन पहल करते हुए कृष्णा रिवर प्रबंध बोर्ड की स्थापना की गई, का गठन किया गया, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल बंटवारे, जिसके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का मतलब संघ सरकार, गोदावरी और कृष्णा नदियों पर बनने वाले बैराज, बांध, जलाशय और नहरों के निर्माण पर नियंत्रण करेगा। अच्छा, ये बात आप समझ के देखिए, एक नई पहल है। अब चूंकि इसमें संघ सरकार शक्तिशाली है, उसने इसी पहल कर दी। इसके पहले पहल संभव थी ही नहीं। तो मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश, तो देखिए यही समस्या आई, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकला वैसे नदी जल विवाद शुरू हो गया। ये नदी जल के झगड़े राज्यों के बनने से होते हैं। अब नदी जल का झगड़ा नहर से कैसे संबंधित है, बांध से, बैराज से कैसे है? तो मान लीजिए जो भी अब तेलंगाना की तरफ कोई नदी जा रही है आंध्रा से, तो आंध्रा ऐसा काम न करे तेलंगाना के पानी के हिस्से को रोका जा सके। इसको रेगुलेट करने के लिए बाकायदा कृष्णा गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का निर्माण किया गया। वैसे हमारे कई लोगों ने आक्षेप लगाया कि संघ ने राज्य की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर दिया। कई लोग तो हर बात पे हस्तक्षेप की बात करते हैं। तो भाई संघ यहाँ से पानी ले रहा है क्या? संघ तो यहाँ से पानी ले रहा ही नहीं है। संघ कह रहा है कि दोनों राज्यों के बीच झगड़े को हल करने का ये भी एक तरीका है कि फिर संघ के हाथ में आप शक्तियाँ दे दीजिए। इससे बात दिखती है। जरा सोच के देखिए, अगर अनुच्छेद 3 राज्यों को दिया होता तो क्या होता? संघ का विवाद संघ राज्य के बीच नहीं होता, राज्य के बीच भी होता है। और इससे ये बात प्रतीत होती है कि भारतीय संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। अगर शक्तिशाली संघ सरकार न बनाते, आप जरा सोच के देखिए, फिर असम और मेघालय के बीच जमीन का झगड़ा कभी सेटल होता? ये हमेशा लड़ते रहते। इसलिए अनुच्छेद 3 में शक्ति संघ सरकार को दी गई। ये भी एक तरीका है। यानी आने वाले समय में तो कुल मिला के इसका मतलब है जो भी संघ राज्य के बीच झगड़े हैं, मूल कारण क्या है? राजनीतिक है या पानी का झगड़ा है? ये पानी का झगड़ा है। और कैसे झगड़ा राजनीतिक होता है इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे इसमें पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, हरियाणा सरकार चाहे तो बवाल मचा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और दिल्ली को पानी चाहिए यमुना का, यमुना हरियाणा से आती है। अब जरा सोच के देखिए, चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अगर यमुना के पानी को हरियाणा रोक दे, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में गई तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम पंजाब हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देगा। खट्टर ने कहा आ जाओ बेटा, फिर हम भी देखते हैं जरा इधर। उससे मुख्यमंत्री खट्टर थे, कहा अब हम दिल्ली को प्यासे छोड़ देंगे। इधर से प्रधानमंत्री का फोन गया, अरे भाई दिल्ली में हम भी रहते हैं, दिल्ली को प्यासा मत करो। ये पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिक्स है। पंजाब हरियाणा के बीच जैसे सरकार अलग होगी लफड़ा शुरू हो जाएगा। आंध्रा और तेलंगाना के बीच जैसे राज्य बना लफड़ा शुरू हो गया। यानी मामला तो है राजनीतिक। निष्कर्ष लिख लीजिए। इसलिए एक ही चीज के नजरिए दो हैं। कुछ लोग हमेशा कहेंगे राज्य की स्वायत्तता पर हमला, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। उसका दूसरा समाधान क्या है? सहकारी संघवाद। निष्कर्ष लिख लीजिए। नदी जल विवाद का मूल कारण राजनीतिक है। इसके समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद जैसी संस्थाओं का प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है, जो संघ राज्य के बीच सहकारिता को बढ़ावा देते हैं, जो संघ और राज्यों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देते हैं। यही आपका नदी जल विवाद है।